हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम विषय विज्ञान का अध्याय 12 पादप में जनन चैप्टर को समझेंगे, साथ ही इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को समझते हैं। तो देखिए, चैप्टर में दिया गया है फर्स्ट में कि अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। पादपों में जनन विभिन्न विधियों के द्वारा होता है। जनन की विधियां क्या होती हैं? पादप के विभिन्न भागों के बारे में हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। अधिकांश पादपों में मूल तना और पत्तियां होती हैं। यह पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्ष को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं। हम फलों को खाते हैं और बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नए पादप को बनाते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप में अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। ये क्या है? जनन की विधियां हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। इसमें अलैंगिक जनन क्या होता है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली अर्थात मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट दिया गया है। गुलाब अथवा चंपा के पौधों की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है, जैसे कि चित्र 12.1 में बताया गया है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। देखिए, चित्र दिया गया है इस टाइप की, जो शाखा को काटते हैं और पर्व संधि कहलाती है वो, और अक्ष के से जो जुड़ी हुई होती है वो कलिका कहलाती है। क्रियाकलाप सेकंड है। एक ताजा आलू लीजिए। आपको इसमें आवर्धन लेंस की सहायता से कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकते हैं। छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए, जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो। उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उसी स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। कुछ दिनों बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकालने पर हम देखते हैं कि टुकड़ों में आंख पर नया पादप अंकुरित हो जाता है। देखिए, यहाँ पर आपने इस टाइप के देखे होंगे घर में आलू, और यहाँ से जो अंकुरित होता है उसे आंख कहते हैं। अगर इस आंख वाले आलू को यदि हम मिट्टी में दबा के रखें तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि उस आंख से क्या निकल जाता है? पेड़ निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। फिर है ब्रायोफिलम, जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टा कहते हैं में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका या मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। जैसे कि यहाँ पर चित्र है, अगर ये पत्ती जो है मृदा में गिर जाती है तो यहाँ पर पत्ती में से ही क्या निकल जाती है? नए पादप निकल जाते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। फिर है कुछ पौधों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया, जिसे डहेलिया कहते हैं। अब है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं, और यीस्ट एक एकल कोशिका जीव है। क्रियाकलाप थर्ड है। बेकरी से यीस्ट केक या केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर लेकर उसे ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। उसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर जल में घोलकर पात्र को कमरे के गर्म
कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे बाद द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखने पर हम नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले को छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है कि यीस्ट कैसे प्रजनन करता है और किस प्रकार से विकसित होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले यीस्ट कोशिका है, सेकंड वाले में विकसित होता हुआ मुकुल है जिसमें एक कोशिका यहाँ से दूसरे अलग होते दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर नवीन मुकुल बन गया, यहाँ पर ये अलग हो गया और ये अलग हो गया और इस प्रकार से यहाँ पर मुकुल की श्रृंखला पे श्रृंखला बन गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्र द्वारा इसे बताया गया है। फिर अगला खंडन। अब खंडन क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे या फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। यह शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। यह खंड अथवा टुकड़े में नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। अब बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण कैसे होता है? डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो यह वायु में तैरते रहते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादपों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर बीजाणुधानी पुंज दिया गया है और यहाँ पर इनमें कैसे जनन होता है चित्र के माध्यम से समझाया गया है। फिर है लैंगिक जनन। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जननांग होते हैं। पुंकेसर नर जननांग और स्त्रीकेसर मादा जननांग होता है। जैसे यहाँ पर चित्र में बताया गया है, ये पुंकेसर है और ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्त्री केसर है। तो ये स्त्री केसर क्या हो गया? मादा जननांग और पुंकेसर पुरुष या नर जननांग हो गया। यहाँ पर परागकोश होते हैं, पुतंतु होते हैं और जो स्त्री केसर होते हैं इसमें वर्तिकाग्र वर्तिका होता है, बीजांड होते हैं, अंडाशय होता है। अब यहाँ पर आगे पे है ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं? परागकोश में परागण होते हैं, परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। पादप मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। परागकण क्या होते हैं? परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से स्वपरागण और परपरागण को समझाया गया है। स्वपरागण अर्थात जो पराग कण होते हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण, और यदि उसी पुष्प के उसी पादप के दूसरे पुष्प पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। निषेचन। अब निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से बनी कोशिका युग्मनज इट मीन जाइगोट कहलाती है और युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा मेल एंड फीमेल युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। इसे देखिए यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर फल और बीज का विकास कैसे होता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फिर से
फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। अब बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है इसे समझेंगे। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। अब इस जो अध्याय है इसके अभ्यास वर्कशीट को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर पहला है पादपों के कायिक अंगों के नाम लिखिए। तो पादपों के कायिक अंगों के नाम क्या क्या हो जाएंगे? मूल, तना, पत्तियां या कली होती हैं। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा, जनन क्यों आवश्यक है? तो उत्तर होगा कि अपने वंश तथा प्रजाति को बनाए रखने के लिए जंतु और पादपों के लिए जनन आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर तीसरा है पादपों में जनन कितने प्रकार से होता है? जनन की मुख्य विधियों के नाम लिखिए। तो पादपों में जनन दो प्रकार से होता है, पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। फिर है मुकुलन को समझाइए तथा यह किस प्रकार के पादपों में होता है, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। यीस्ट जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, इनके लिए पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं और यीस्ट एक एकल कोशिका जीव है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5वां, शैवालों में खंडन द्वारा जनन किन परिस्थितियों में और किस प्रकार होता है? तो देखिए उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं या खंड अथवा टुकड़े में नए जीव में वृद्धि कर जाते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। अब अगला है अभ्यास वर्कशीट नंबर 2। इसके प्रश्न के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है एक लिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएंगे मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है पुष्प के नर तथा मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तो पुष्प में नर जनन अंग पुंकेसर होता है तथा मादा जनन अंग स्त्रीकेसर होता है। प्रश्न नंबर तीसरा स्टूडेंट्स, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर हो जाएगा नर तथा मादा के युग्मकों के युग्मन से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। प्रश्न नंबर चौथा है मॉस को फर्न जैसे पादपों में जनन किसके द्वारा होता है? तो मॉस या फर्न जैसे पादपों में जनन बीजाणु के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 5वां, ऐसे पुष्पों के नाम बताइए जिनमें नर एवं मादा जननांग दोनों ही होते हैं। तो सरसों, गुलाब और पिटूनिया ऐसे पुष्पों के नाम है जिनमें नर एवं मादा जननांग दोनों ही होते हैं। अब अगला है अभ्यास वर्कशीट नंबर 3। इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है पुष्पों में निषेचन प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? तो उत्तर होगा स्टूडेंट्स परागकण द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होता है। परागकण वर्तिकाग्र पर पराग नली बनाते हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं। अंडा से वृद्धि करता है और बड़ी माता कोशिका का रूप ले लेता है। यह कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 बीजाणु बनाती है। इस प्रकार से पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम कंप्लीट होता है। अगला है प्रश्न नंबर दूसरा, किसी पुष्प का चित्र बनाकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर कोई भी पुष्प बना सकते हैं। इसमें स्त्रीकेसर होता है, ये वर्तिकाग्र होता है, परागकोश होता है, पुंकेसर होता है। तो इस प्रकार से आप और भी अच्छे से यहाँ पर चित्र पुष्प का बना सकते हैं और उसके जो है जनन अंगों को नामांकित कर सकते हैं। फिर अगला है एक लिंगी पुष्प व द्विलिंगी पुष्प को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप जो चैप्टर है ये इस प्रश्न में आप ये वाले चित्र को जो है वहां पर ड्राइंग कर देंगे और इसका आंसर आप इस चित्र के माध्यम से बता देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, पौधों में स्वपरागण और परपरागण को उदाहरण से समझाइए। तो स्वपरागण इट मींस सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। उदाहरण के लिए सदाबहार, पैंजी, गुलमेहदी और मूंगफली। परपरागण क्या होता है?
पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। जैसे कि कीट, वायु, जल, पक्षी अथवा जंतुओं के द्वारा यह पर परागण होता है। अब यहाँ पर इनके द्वारा होता है, इसमें उदाहरण आप लिख देंगे मक्का, सरसों, इस प्रकार से यहाँ पर ये उदाहरण आ जाएंगे। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5वां, पौधों में कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ तथा 2 हानियां बताइए। तो कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ क्या हो जाएंगे? कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं, और दूसरा लाभ है कि फलों द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते, परंतु कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों में पूर्ण समानता होती है। कायिक प्रवर्धन की 2 हानियां क्या हो जाएंगी? पहली हानि है कि संतति में अपने जनकों से अवांछनीय लक्षण भी आ जाते हैं, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर नई किस्मों की रचना नहीं हो पाती है। अब अगला प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, मनी प्लांट के पौधे को जल से भरे पात्र में उगाकर उसमें होने वाले परिवर्तनों को नीचे दी गई तालिका में नोट कीजिए तथा यह बताइए कि यह किस प्रकार का जनन है। तो देखिए यहाँ पर समय और होने वाले परिवर्तन है। 5 दिन बाद क्या होगा? मनी प्लांट का पौधा 1 से 2 इंच बढ़ गया है और नई पत्तियां निकलना चालू हो गई हैं। फिर 15 दिन बाद क्या बदलाव होगा? 15 दिन बाद मनी प्लांट का पौधा 5 से 6 इंच तक बढ़ गया है और नई कलियां और पत्तियां निकलना चालू हो गई हैं। 1 माह बाद क्या परिवर्तन होगा कि 1 माह बाद मनी प्लांट का पौधा 10 से 12 इंच तक बढ़ गया है और नई शाखाएं निकलना चालू हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब अगला है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 प्रश्न है, आप अपने परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों में किस प्रकार से जनन होता है का पता लगाकर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो देखिए यहाँ पर तालिका हमने बनाया है जिसमें फर्स्ट कॉलम में क्रमांक है, फिर यहाँ पादपों के नाम दिए गए हैं, फिर जनन की विधि और जनन का भाग। तो पहला है पादप का नाम आलू, इसमें जनन विधि अलैंगिक जनन होता है और ये कलियां में होता है। दूसरा ब्रायोफिलम जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं, इसमें अलैंगिक जनन होता है और इसका जनन भाग पत्तियां होती हैं। तीसरा शकरकंद, ये अलैंगिक जनन होता है, इसमें जनन भाग जड़ होता है। फिर डहेलिया अलैंगिक जनन होता है, इसमें भी जड़ होता है। फिर मक्का लैंगिक जनन, फूल होता है इसमें जनन। फिर है सरसों, ये लैंगिक जनन है और इसमें भी फूल में जनन भाग होता है इसका। और पपीता अलैंगिक जनन आ जाएगा और इसमें भी जो है जनन का भाग फूल होगा। फिर स्व आकलन हेतु कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट आ जाएगा, ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर या मादा जनन अंग होता है को खालिस्तान कहते हैं। एकलिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी, तो इसे एकलिंगी कहेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, वह भाग जहां शाखाओं से पत्तियां निकलती हैं पर्वसंधि कहलाता है। फिर तीसरा आ जाएगा, गुलाब के नए पौधों को सामान्यतः उसके तनों से उगाया जाता है, किससे? तने से। चौथा है, पुष्प का भाग अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, किसमें? फल में परिवर्तित होता है। फिर है 5वां, आंख सहित आलू को मिट्टी में दबाने पर नया पौधा खालिस्तान जनन द्वारा उगता है, तो ये अलैंगिक जनन द्वारा उगता है। फिर है प्रश्न नंबर 2, प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? तो प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है स्टूडेंट्स, पादपों में पत्तियों और जड़ों द्वारा जनन किन किन पादपों में होता है? नाम लिखिए। तो पादपों में पत्तियों द्वारा जनन ब्रायोफिलम, इट मीन्स पत्थर चट्टा। पादपों में जड़ों द्वारा जनन शकरकंद और डहेलिया, डालिया या डहेलिया में होता है। फिर है प्रश्न नंबर 4, यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन का नामांकित चित्र बनाइए। जैसे कि आपने चैप्टर में ऊपर पे देखा होगा, तो उसी से हमने यह चित्र बनाया है, तो उसी का आप जो है यहाँ पर चित्र बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यीस्ट कोशिका हो गई, फिर विकसित होता हुआ मुकुल दिख रहा है, सेकंड में, थर्ड में नवीन मुकुल दिख रहा है और फोर्थ में यहाँ मुकुल की ढेर सारी श्रृंखलाएं दिख रही हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र बना लेंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5वां, फल और बीज के विकास को समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं।
परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं हेतु दिए गए ब्रिज कोर्स में अध्याय 12 पादप में जनन के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में समझे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा अन्य वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उन वीडियोस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।